that the most strategic ally of China is Pakistan. मुस्लिम कंट्रीज के लिए, स्पेशली टर्की के लिए, अजरबैजान के लिए, और ईरान भी अब पाकिस्तान की तरफ देखेगा और अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान की तरफ देखेगा। पाकिस्तान ने अपना एक मार्क छोड़ा इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। पाकिस्तान ने अपना एक मार्क छोड़ा। तो ये जितने इस्लामी ममालिक हैं, नाउ दे आर लुकिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान, और उतनी कंसर्न से इजराइल अब देख रहा होगा। सिर्फ किया, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी भी चेंज हो रही है। मैं आपको बताऊं, अब तक 47 से लेकर प्री ऑपरेशन सिंदूर तक हम लोग डिफेंसिव थे। इन्होंने भी यही सोचा, यार अभी तक ये डिफेंसिव है तो हम जो है ना वो सरहद के पीछे से लॉन्च करके निकल जाएंगे। तो हमारे एयर चीफ ने अपने यंग पायलट्स को कह दिया कि भाई अब देर अगर कोई भी एसेट ऐसा है जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को चैलेंज करता, टेक इट डाउन, टेक इट डाउन। जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ना, जो थिंक टैंक्स हैं, उनको सब पता, उनको पता है हुआ क्या। जिनको पता है कि हुआ क्या है, उनके पास ट्रू एनालिसिस है, ट्रू डिडक्शंस हैं, ट्रू रिजल्ट्स हैं, ट्रू असेसमेंट्स हैं। वो रिपब्लिक टीवी नहीं देखते हैं, वो मेजर गौरव आर्या को नहीं सुनते हैं, वो जनरल बख्शी को नहीं सुनते हैं। उन्हें पता है कि राफेल के साथ क्या हुआ है, उन्हें पता है Su-30 MKI के साथ क्या हुआ है, MiG-29 UPG उसके साथ क्या हुआ है, मिराज 2000 के साथ क्या हुआ है, दे नो इट। S-400 के रेडार के साथ क्या हुआ, दे नो इट। अमेरिका ने क्वाड बनाया था जिसमें जापान था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था और वो खुद था। बताएं क्वाड की अब बात कौन करता है, कहां करता, किधर गया क्वाड? बताइए ना, कहां गया क्वाड आपका? तो आपको चूंकि साइकोलॉजिकली उन्होंने इतना पैम्पर किया हुआ था, इतना आपको एक स्ट्रेंथन किया हुआ था और इनविंसिबल बनाया हुआ था। आपको एक मौके पे यू लगने शुरू हो गया था कि यू आर द सेकंड अमेरिका, कि एक अमेरिका और एक आप है, बाकी पूरी दुनिया तो अगर बाइपोलर है भी तो एक पोल अमेरिका है, एक तरफ आप है, वरना अकेली सुपर पावर तो आप ही हैं। इस पोस्ट पहलगाम इंडिया इज डिफरेंट देन प्री पहलगाम इंडिया। मोदी गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा नुकसान जो इंडिया के साथ किया और पाकिस्तान के लिए फायदा दिया, वो 2019 और 2025 में था। 2019 में पुलवामा हमला, 2025 में पहलगाम, ठीक है। इन दोनों में जब भी उसने एडवेंचर किया, पाकिस्तान को यह अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना आप शो कर सके और पाकिस्तान को रियलाइज हुआ दैट वी कैन डू इट, वी कैन हिट अ ब्लो टू द एनिमी जो हम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। मैं क्यों बोल रहा हूं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? मैं पाकिस्तानी नेशन और आर्म फोर्सेस के एनालिसिस होते हैं, लेकिन हमें एज अ नेशन हमें जो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला वो इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है दैट वी हैव डन वंडरफुल। दोनों जो न्यूक्लियर पावर्स होती हैं उन्हें पता होता है, कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड, MAD, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, दैट इफ टू नेशंस nuclear capable are going for a nuclear war, or if one of them is going for it, then the other one is going to do the second strike ability होती है। irrespective कि किसने फर्स्ट स्ट्राइक किया, किसने सेकंड स्ट्राइक किया, दोनों के लिए मैड का कॉन्सेप्ट है, MAD, which means mutually assured destruction। बस दोनों ने बस खत्म हो जाना है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत और आज का टॉपिक है पाकिस्तान और उसके ताल्लुकात बाकी ममालिक के साथ पोस्ट पहलगाम। कल मैंने ये टर्म कॉइन की थी, पोस्ट पहलगाम, और मैं ये समझता हूं कि ये टर्म जो मैंने कॉइन की है ये वक्त के साथ साथ प्रूव करेगी कि पोस्ट पहलगाम द वर्ल्ड, एटलीस्ट द रीजन, हैज सो मच चेंज कि हमें ये टर्म कॉइन करनी ही पड़ेगी। तो मैं इसका क्रेडिट जरूर दूंगा क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने लास्ट वीडियो में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। मैं बताता हूं कि टर्म कॉइन करना क्या होता है
और किस तरीके से हम किसी भी टर्म को पोस्ट और प्री पहलगाम एटसेट्रा कह सकते हैं, क्या क्वालिफाइंग चीजें होती है। जब भी कोई ऐसा इवेंट हो, जब कहते हैं प्री वर्ल्ड वॉर, प्री 65 हो, जब भी कोई ऐसा इवेंट हो जो इवेंट अपने होने के बाद इतनी चेंजेस ले आए, इतनी ड्रास्टिक चेंजेस ले आए, तो वो इवेंट इटसेल्फ सिंबलाइज करता है बहुत सारी चीजों को, तो हम उसको प्री दैट इवेंट और पोस्ट दैट इवेंट करते हैं। तो मैंने एक टर्म खुद से कॉइन की है, वो है प्री पहलगाम एंड पोस्ट पहलगाम। ये मैंने क्यों कॉइन किया, मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत सारी चीजें तो प्रूफ की कि उसके ऊपर तो हमने अनगिनत वीडियोस बना दी, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान ने खुद डिस्कवर कर ली। ठीक है, इससे पहले हम कहते रहते थे कि यार हमारी बड़ी जियोपॉलिटिकल हमारी लीवरेज है, हमारा दुनिया को हमारी बहुत जरूरत है, और हम तो ये सुनते रहते ही थे। ठीक है, समटाइम्स हमें ये लगता था कि यार दुनिया को हमारी इतनी जरूरत नहीं है जितनी हम बनाते हैं। लेकिन अब हमें पता लग रहा है पोस्ट पहलगाम कि न्यू अलायंसेस बन रहे हैं, और न्यू अलायंसेस जब भी बनते हैं ये सिर्फ किसी एक कंट्री की मोहब्बत में नहीं बनते हैं। देखिए, इस चीज के मुतालिक हमें बहुत ज्यादा एक क्लियर होना पड़ेगा कि जो कंट्रीज के रिलेशनशिप्स होते हैं आपस में होते हैं, वो वहां पे बहुत मजबूत हो जाते हैं जहां पे इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं। जहां पे भी इंटरेस्ट कन्वर्ज होगा, रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की मिसाल लें, इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप था, जो है, और ऑफ कोर्स वो चेंज होता रहता है, वो कोई इस वजह से नहीं है कि रशिया इंडिया को बहुत लाइक करता है, इंडिया रशिया को बहुत लाइक करता है। इट इज बिकॉज जो उनके डिफेंस एग्रीमेंट्स थे, उनका वॉल्यूम इतना ज्यादा था कि दैट रिलेशनशिप डीपेंड। जब आपकी इतनी ज्यादा रिलायबिलिटी हो डिफेंस के प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर, जब आपका एक सप्लायर हो जो इसने तमाम आर्मी नेवी एयरफोर्स के एसेट्स बनाने हो, तो ऑफ कोर्स आपकी रिलायबिलिटी हो जाती है, आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट कन्वर्ज कर जाते हैं। तो लोगों की रिलेशनशिप भी ऐसी होती है। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई पूछे यार आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आप उसको बताओगे या कोलीग, ऑफिस का कोलीग होगा या स्ट्रीट का, आपसे पूछा जाएगा यार वो आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों है, तो आप कहोगे यार यू स्पेंड अ गुड टाइम विद हिम, और आप इकट्ठे बाहर जाते हो, इकट्ठे खाते हो, यू ऑलवेज फाइंड रीजंस। हर रिलेशनशिप के जो स्ट्रेंथ होती है उसके लिए रीजंस लाजमी होते हैं। यही रीजन जो होता है ये नेशंस पे भी अप्लाई होता है कि नेशंस के आपस में रिलेशनशिप्स उस वक्त स्ट्रांग होते हैं व्हेन देयर इज अ रीजन फॉर देम टू बी स्ट्रांग। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के रिलेशनशिप विद टर्की, विद अजरबैजान, और ये पाकिस्तान, ये जो एक ट्रायंगल अभी खुल के सामने आया, ईरान भी था, लेकिन ये जो खास तौर पर एक ट्रायंगल है खुल के सामने, ये देखिए टर्की कहां पे बैठा हुआ है, अजरबैजान कहां पे है, पाकिस्तान यहां पे है। ठीक है, चाइना के साथ तो है ये अच्छे ताल्लुकात, ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन दिस इज ऑल अ बायलैटरल सॉर्ट ऑफ अ म्यूचुअल इंटरेस्ट बिटवीन द कंट्रीज। टर्की से पाकिस्तान जो है, ठीक है, हमारे बहुत बरादराना रिलेशनशिप्स तो हर इस्लामी मुल्क से हमारे बरादराना रिलेशनशिप्स है, लेकिन वो नहीं है जो इंडोनेशिया के साथ है, वो नहीं है जो मलेशिया के साथ है। तो टर्की के साथ इसलिए कि हम वहां से बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट भी प्रोक्योर कर रहे हैं, हम बहुत सारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में अलाइंड हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम लोग अलाइंड हैं। अजरबैजान क्यों? क्योंकि अजरबैजान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसमें हम अलाइन हैं, मॉरली भी फिजिकली भी। वी आर अ बिग सप्लायर ऑफ वेपन्स टू अजरबैजान। ये जो अभी JF-17 थंडर का एग्रीमेंट हो जाएगा तो ऑफ कोर्स अजरबैजान हमारा सबसे बड़ा जो होगा वो एक्सपोर्टर होगा, हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे JF-17 थंडर ब्लॉक 3। तो रिलेशनशिप्स हमेशा इस तरीके से स्ट्रेंथन होते हैं। और पाकिस्तान ने पोस्ट पहलगाम, अच्छा ये भी चीज है, पोस्ट पहलगाम पाकिस्तान इज अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम प्री पहलगाम पाकिस्तान। तो मैं इस चीज को क्वाइन करता हूं कि पोस्ट पहलगाम पाकिस्तान क्या है, प्री पहलगाम पाकिस्तान क्या। देखिए, जब पाकिस्तान ने 28 मई को ये एबिलिटी दुनिया को शो कर दी थी दैट वी आर अ न्यूक्लियर कैपेबल नेशन, तो उस वक्त हम लोगों के भी जहन में भी, यंग
यू नो पीपल टीनेजर्स से, तो हम लोगों के जहन में भी ये था यार अब वॉर्स नहीं होंगी, अब इंडिया कभी देखेगा भी नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स डायनामिक्स चेंज होते हैं, न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया दे आर अ वेरी स्ट्रेंज रिलेशनशिप बिटवीन द टू। कभी भी कंट्रीज, आप रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स को देख लें, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को देख लें, क्या करती हैं कि दोनों जो न्यूक्लियर पावर्स होती हैं उन्हें पता होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड, MAD, mutually assured destruction, that if two nations nuclear capable are going for a nuclear war, or if one of them is going for it, then the other one is going to do the second strike ability होती है, irrespective कि किसने फर्स्ट स्ट्राइक किया किसने सेकंड स्ट्राइक किया, दोनों के लिए मैड का कॉन्सेप्ट है, MAD, which means mutually assured destruction। बस दोनों ने बस खत्म हो जाना है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो आप ये देखेंगे कि ये मैच्योरिटी आपको नजर आएगी कंट्रीज में, ये नजर आएगी, मैच्योरिटी नजर आती है कि यू गो टू द ब्रिंक ऑफ वॉर बट एक्चुअली यू डू नॉट गो फॉर वॉर। आप कांग्रेस के टाइम पीरियड में देखेंगे, इवन बीजेपी के भी, कि यार ठीक है वो एक 2002 में जो जब फोर्सेस आई थी इंटरनेशनल बॉर्डर में, ठीक है एक प्रेशर रहा था, लेकिन यू रिटर्न, सैनिटी प्रिवेल्ड। फिर इंडियन पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था उसके बाद समथिंग लाइक दैट हैपेंड अगेन, सैनिटी प्रिवेल्ड। इसको बोलते हैं कि एक थ्रेशोल्ड होता है, आप उससे क्रॉस नहीं करते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा नुकसान जो इंडिया के साथ किया और पाकिस्तान के लिए फायदा दिया, वो 2019 और 2025 में था। 2019 में पुलवामा हमला, 2025 में पहलगाम, ठीक है। इन दोनों में जब भी उसने एडवेंचर किया, पाकिस्तान को यह अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपना आप शो कर सके, और पाकिस्तान को रियलाइज हुआ दैट वी कैन डू इट, वी कैन हिट अ ब्लो टू द एनिमी, जो हम खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर। मैं क्यों बोल रहा हूं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं पाकिस्तानी नेशन और आर्म फोर्सेस के एनालिसिस होते हैं, लेकिन हमें एज अ नेशन हमें जो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला वो इस चीज को सिग्निफाई कर रहा है दैट वी हैव डन वंडरफुल। इन्होंने क्या किया, वो जो एक साइकोलॉजिकल डिटरेंट था इनका कन्वेंशनल फोर्सेस का, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो कन्वेंशनल फोर्सेस का साइकोलॉजिकल डिटरेंस इंडिया के पास था। हम में से आप जाएं ना, स्ट्रीट पे जाएं, हर एक से पूछे, जो प्री पहलगाम हम लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट्स है ना यार, ठीक है हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन कन्वेंशनली दे आर मच बिगर। एंड इन्होंने वो अटैक करने के बाद और पाकिस्तान ने वो रिटेलिएशन करने के बाद ये चीज प्रूव कर दी कि यार वो बैलेंस भी नहीं है, और वो बैलेंस भी आउट नहीं है। पाकिस्तान कैन हिट एंड हिट बैक, एंड नॉट जस्ट दैट, पाकिस्तान कैन डू अ लॉट वर्स, अ लॉट वर्स। अभी मैं वो सुन रहा था यूट्यूब पे, वो बताते हैं जी कुछ यूट्यूब की वीडियोस आई हुई हैं जी, रफेल तो गिरा ही नहीं, हम लोगों ने तो ऐसे ड्रोन्स को जो है वो ऐसे बीकन्स को ट्रांसमिट कर रहे थे कि वो रफेल्स हैं। कम ऑन, ग्रो आउट ऑफ दीज चाइल्डिश स्टोरीज। आप इन बचगाना बातों से अब बाहर निकला। ये ऐसे ही है जैसे ये कहा जाए कि हम लोगों ने तो ये 1960s 70s की वॉरफेयर, जब वो जहाजों की जगह वो मॉडल्स रख देते थे एयरफील्ड पे, और उन मॉडल्स को कोई गन फायर से शॉट करके चला जाए, बम से मार के चला जाए, और उधर जाके बताया कि जी हमने इतने बम मार दिए, दूसरा मुल्क है नहीं जी नहीं, हमने तो यहां पे मॉडल्स रखे हुए थे। और भाई द वर्ल्ड हैज ग्रोन आउट ऑफ दीज थिंग्स नाउ। ये ऑब्सोलीट बातें मत कीजिए, आप इससे फर्दर अपना मजाक बनवाएंगे। फर्दर देखिए, एक्सेप्ट कीजिए जो नुकसान, मैं ये नहीं कहता एग्जैजरेट, जो नुकसान आपका हुआ है आप उसको ग्रेसफुली इंडोर्स कीजिए। आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वर्ल्ड मीडिया में वो बढ़ जाएगी। क्या आप ग्रेसफुली चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप अपने नुकसानात को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकते हैं? यार हम लोग तो कह रहे हैं आपने एयरफील्ड में बम फेंके हैं, हमने काफी इंटरसेप्ट किए हैं, कुछ गिरे भी हैं। आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो स्क्रीन पे आप जाए ना जरा यूट्यूब पे, वो जो
मिसाइल जा रहे थे, वो किधर जा रहे थे? आपके अगर ये कहें कि हमारे S-400 सब के सब वो कर लिए, तो फिर रशिया जो इजराइल है उसको तो चाहिए फिर रशिया से S-400 ही ले जाए। अमेरिकन आयरन डोम तो वो तो सिंपल सिंपल जो क्या कहेंगे प्रोजेक्टाइल्स है, वो तो उनको उनके अंदर भी ब्रीच निकाल के वो वहां पे धमाका हो गया था एयरपोर्ट पे। तो फिर तो इजराइल को आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, यार ये वाला S-400 जरा हमें दो ना, ये जिसने बिल्कुल ही किसी मिसाइल को, क्योंकि यहां से तो इतना बम्बार्डमेंट हुई थी फतेह रॉकेट्स की, सारे फतेह के रॉकेट्स आप लोगों ने हवा में ही उड़वा दिए। फिर तो इजराइल की मदद आपको करनी चाहिए ना जी। उनकी आयरन डोम तो नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर S-400 डोम। आप कहते हैं S-400 भी हमारा बिल्कुल ठीक है, हमारी तमाम एयर स्ट्रिप्स भी ठीक है, हर चीज ठीक है, तो वो गए किधर? मिसाइल किधर गए? तो बात वो करें जो एक्सेप्टेबल हो। हम तो कहते हैं नुकसान हुआ है यार, हम तो कहते हैं और हम उससे लर्न कर रहे हैं। देखिए, जब आप अपनी जो भी कमजोरियां उसको देखते हैं, आप उसका एनालिसिस करते हैं, पब्लिकली एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि नाउ यू आर मूविंग टू द राइट डायरेक्शन ऑफ गेटिंग द थिंग राइट। आप तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप कहते हो नहीं ये तो काम हुआ ही नहीं है, ये तो ऐसे ही मजाक करें, काम नहीं हुआ। तो ऐसे मत कीजिए और अपनी चीजों को यही वजह है, यही वजह कि इंडिया इज लूजिंग इन द इंटरनेशनल फोरम्स। मैं बात कर रहा था पोस्ट पहलगाम और प्री पहलगाम। प्री पहलगाम में भी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट तो बिल्कुल कम्युनिटी ऑफ नेशंस में थी, लेकिन स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज में पाकिस्तान इतना ज्यादा उभर के इसलिए आया है कि नाउ द मुस्लिम नेशंस कैन लुक टू पाकिस्तान फॉर सपोर्ट। यार एक मुल्क है जिसने इतनी बड़ी ताकत, जिसको अमेरिका कह रहा था कि मैं इसको खड़ा कर रहा हूं चाइना के अगेंस्ट। अब मुझे नहीं पता वो क्या करेगा। अमेरिका ने क्वाड बनाया था जिसमें जापान था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था और वो खुद था। बताएं क्वाड की अब बात कौन करता है, कहां करता है? किधर गया क्वाड? बताइए ना, कहां गया क्वाड आपका? तो आपको चूंकि साइकोलॉजिकली उन्होंने इतना पैम्पर किया हुआ था, इतना आपको एक स्ट्रेंथन किया हुआ था और इनविंसिबल बनाया हुआ था। आपको एक मौके पे यू लगने शुरू हो गया था कि यू आर द सेकंड अमेरिका, कि एक अमेरिका और एक आप है, बाकी पूरी दुनिया तो अगर बाइपोलर है भी तो एक पोल अमेरिका, एक तरफ आप है, वरना अकेली सुपर पावर तो आप ही हैं। इस पोस्ट पहलगाम इंडिया इज डिफरेंट देन प्री पहलगाम इंडिया, जहां पे आपका कन्वेंशनल डिटरेंस भी चेक हो गया, वहां पे आपका साइकोलॉजिकली आप लोग भी चेक हो गए कि दिस इज हाउ फार एंड वर्स यू कैन गो। ठीक है, तो पोस्ट पहलगाम इंडिया इज डिफरेंट। इंडिया की अब वो कन्वेंशनल एक डिटरेंस नहीं है, हम उसको नहीं मानते, हम उसको नहीं जानते। वी डोंट नो अबाउट दैट। वी आर नो मोर फियरफुल ऑफ दैट कन्वेंशनल टिप जो कि हम समझते थे आपके फेवर में है, अब हम समझते हैं वो भी नहीं है। इस एयर कॉम्बैट ने वो जो अपाचीज, फॉर एग्जाम्पल मैं अपाचीज की बात करता हूं, मैं भी कुछ अरसे पहले तक मैं ये बात कर रहा था कि अपाचीज की तरह हम लोगों को भी गनशिप्स लेने चाहिए, लेकिन यू नो एनालिसिस चेंज, एनालिसिस चेंज, the way that the air strike was conducted, slow moving objects, so they are going to be a piece of cake. They will be a piece of cake. हमारे रेडार्स इंशाल्लाह पूरी सरहद की निगरानी करेंगे। हमारे एयरक्राफ्ट्स, equipped with the latest BVRs, they will be on a lookout for the enemy aircraft. कहां जाएंगे? तो इस पोस्ट पहलगाम पाकिस्तान is a lot stronger than a प्री पहलगाम पाकिस्तान। देखिए, पहलगाम से मेरी मुराद उस अनफॉर्चुनेट वाक्य की तरफ नहीं है। उसको तो हम कंडेम करते हैं, उसको हम कंडेम करते हैं, एक दफा नहीं, हर वीडियो में, अभी भी, इसके बाद भी मैं वीडियो बनाऊंगा
टेररिज्म इज टेररिज्म। टेररिज्म को कोई बैक नहीं करता, टेररिज्म का कोई एडवोकेट नहीं होता, कोई ह्यूमन बीइंग टेररिज्म को एडवोकेट कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। तो टेररिज्म को कोई मुसलमान टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। मेक दिस क्लियर। तो मैं इसको चले ऑपरेशन प्री ऑपरेशन सिंदूर एंड पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर कह लेता हूं। तो इस ऑपरेशन सिंदूर, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान हैज इमर्ज अ मिलिट्री माइट इन द एरिया। देखें, अवाम जो मर्जी कहते रहे, आप जरा देखें ना, ये जितने ये शोज लगते हैं इंडिया में, जो मीडिया के शोज होते हैं, वो तो अवाम के लिए ना, खेलने के लिए, व्यूअरशिप के लिए। अवाम को बेशक दिखाते रहे भाई हम लोगों ने पाकिस्तान की तमाम एयरफील्ड्स जो है तबाह कर दी हैं, पाकिस्तान के सारे एसेट्स तबाह हो चुके हैं, इस वक्त पाकिस्तान में कोई एसेट फ्लाइंग नहीं कर रहा, जो भी है। जो मिलिट्री सर्कल्स है ना, मिलिट्री सर्कल्स, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है दुनिया की हर मुल्क की, जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ना, जो थिंक टैंक्स हैं, उनको सब पता, उनको पता है हुआ क्या। जिनको पता है कि हुआ क्या है, उनके पास ट्रू एनालिसिस है, ट्रू डिडक्शंस हैं, ट्रू रिजल्ट्स हैं, ट्रू असेसमेंट्स हैं। वो रिपब्लिक टीवी नहीं देखते हैं, वो मेजर गौरव आर्या को नहीं सुनते हैं, वो जनरल बख्शी को नहीं सुनते हैं। उन्हें पता है कि राफेल के साथ क्या हुआ है, उन्हें पता है Su-30 MKI के साथ क्या हुआ है, MiG-29 UPG उसके साथ क्या हुआ है, मिराज 2000 के साथ क्या हुआ है, दे नो इट। S-400 के रेडार के साथ क्या हुआ, दे नो इट। एंड इंडियंस नो इट, दोज इंडियंस जो के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो मिलिट्री में है, दे नो इट, दे नो इट कि क्या नुकसान हुआ। ऐसे नहीं इंडिया खामोश होकर बैठा। तो एनालिसिस जो है वो बने हैं, न्यू वॉर स्ट्रेटजीज बन रही हैं, और दुनिया में ये चीज सिखाई जा रही है कि यार किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, काउंटर ऑफेंसिव कैसे कंडक्ट किया जाता है। पाकिस्तान ने बेहतरीन काउंटर ऑफेंसिव किया। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी भी चेंज हो रही है, मैं आपको बताऊं। अब तक 47 से लेकर प्री ऑपरेशन सिंदूर तक हम लोग डिफेंसिव थे। इन्होंने भी यही सोचा यार अभी तक ये डिफेंसिव है, तो हम जो है ना वो सरहद के पीछे से लॉन्च करके निकल जाएंगे। तो हमारे एयर चीफ ने अपने यंग पायलट्स को कह दिया कि भाई अब देर अगर कोई भी एसेट ऐसा है जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को चैलेंज करता, टेक इट डाउन, टेक इट डाउन। क्या हुआ कि उनकी सरहद के अंदर उनके एयरक्राफ्ट को गिराया। ये बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा। और इंडिया इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये बड़ी बेइज्जती वाली बात है। लेकिन ये परसेप्शन की जंग चल पड़ी है ना, परसेप्शन की, ये रियलिटी की नहीं है, दिस इज ऑल परसेप्शन। अब परसेप्शन के लिए वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन इंडियन अवाम से मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके जो एयर फोर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो जब ये कह रहे थे कि लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, वो क्या कहना चाह रहे थे? आप इतना तो एनालिसिस कर सकते हैं ना, वो क्या कहना चाह रहे थे? तो मैं फाइनली कंक्लूजन में ये बताऊंगा कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान एक बहुत ताकतवर नेशन के तौर पे उभरा है। पाकिस्तान ने अपनी वैल्यू को बताया है, मनवाया है, दिखाया है, और चाइना के लिए पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रेटेजिक एलाय बन गया, बहुत स्ट्रेटेजिक एलाय। मैं आपको यह बात बड़े वसूख से कह सकता हूं दैट द मोस्ट स्ट्रेटेजिक एलाय ऑफ चाइना इज पाकिस्तान। मुस्लिम कंट्रीज के लिए, स्पेशली टर्की के लिए, अजरबैजान के लिए, और ईरान भी अब पाकिस्तान की तरफ देखेगा, और अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान की तरफ देखेगा। पाकिस्तान ने अपना एक मार्क छोड़ा है इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, पाकिस्तान ने अपना एक मार्क छोड़ा। तो ये जितने इस्लामी ममालिक हैं, नाउ दे आर लुकिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान, और उतनी कंसर्न से इजराइल अब देख रहा होगा, उतनी कंसर्न से।
कि हमारा इतना इंपॉर्टेंट एलाय इंडिया, उसको क्या मार पड़ गई। ड्रोन्स के ड्रोन्स भेजे थे इसराइल के, ड्रोन्स के ड्रोन्स सारे इसराइल के थे, कहां गए। हमने इसराइल की इंडस्ट्री को भी हिट किया, लेटेस्ट ड्रोन्स थे, इससे ज्यादा वो कर नहीं सकता था ना। उसका तो दिल करता तो फाइटर एयरक्राफ्ट अपने F-15 F-16 और इवन F-35 वो अपने पायलट्स के साथ भिजवा देता, लेकिन ही कुडंट डू दैट। उसको पता है ना कि किस हद तक मैंने जाना, उसे आगे मैंने भी यही जाना है। तो हमने उसको भी एक बड़ा जबरदस्त, हम लोगों ने एक मैसेज दिया। मैसेजिंग हुई है, बहुत मैसेजिंग हुई है, आम बंदों को पता नहीं है, दुनिया में बड़ी मैसेजिंग गई है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसमें हमारा कोई हमारी बड़ाई नहीं है, ये अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से हुआ है। अल्लाह ताला मुसलमानों का साथ देता है, सच्चे लोगों का साथ देता है। अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया है, हमें हजार नहीं लाख बार शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि उसने हमें इज्जत बख्शी है। अल्लाह ताला ने हमें इज्जत बख्शी है, ये अल्लाह ताला की रहमत से हुआ। ये दुआएं हैं पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की, मुसलमान सारी दुनिया के मुसलमान, तुर्की के मुसलमान हमारे लिए दुआएं मांग रहे, आजरबाईजान के, सऊदी अरेबिया के, ईरान के, बांग्लादेश के। मुसलमान जिधर भी होता ना, चाहे जिस भी मुल्क में हो, मुसलमान का दिल एक है, मुसलमान का दिल एक है। जुल्म इजराइल उधर फलस्तीन में करता है, दिल इधर दुखता है। मुसलमान जिधर भी है, मुसलमान एक है। तो इन तमाम की दुआओं का ये नतीजा है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को और इज्जत बख्शे, पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम करे, कश्मीर को, कश्मीर के लोगों को आज़ादी की नेमत से नवाजे, और अल्लाह ताला सबकी खैर करे, और दुश्मन के शर से हमें महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।